हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे मध्यकालीन भारत की सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें कि हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। अब हम खिलजी वंश को आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा दूसरा वंश होगा दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, मैंने शुरू में भी बताया था, जिसमें पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा है आपका लोदी वंश। देखिए देखते हैं हम हमारा सेकंड खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, मतलब कि इसका 30 साल का शासन है टोटल। जिसमें कि कौन कौन से शासक आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट देखिए कि खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक थे। खिलजी क्या थे? जो तुर्क जाति है उनकी 64 शाखाओं में से एक जाति थी खिलजी। 4वीं शताब्दी में यह शाखा जो है अफगानिस्तान की हेललमंद घाटी में बस चुकी थी। खिलजियों के निवास के कारण यह क्षेत्र खिलजी क्षेत्र के नाम से फेमस हो गया। अपनी जाति के कारण ये खिलजी क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि गुलाम वंश को इसने खत्म किया था, बल्कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ। इसको खिलजी क्रांति क्यों बोला जाता है? क्योंकि गुलाम वंश खत्म होने के बाद जब खिलजी वंश स्थापित हुआ तो उस समय खिलजी वंश में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी दूर दूर तक विस्तार हो गया। जीते हुए प्रदेश इसमें ज़्यादा शामिल हो गए। इसमें अलाउद्दीन खिलजी आएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है खिलजी वंश का। खिलजियों ने अफ़गानी तौर तरीक़ों को अपना लिया कि उनके रीति रिवाजों को वो फॉलो करने लगे। महमूद गजनवी व महमूद गोरी के आक्रमणों के समय अनेक खिलजी भारत चले आए थे। कि जब महमूद गोरी और महमूद गजनवी जो कि आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो है उनके समय में ये जो खिलजी थे उनके साथ भारत में चले आए और उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ जो है सेना में नौकरी करनी शुरू कर दी। नौकर के पद पर रहे शुरू में तो, लेकिन धीरे धीरे ये राजा के काफ़ी नज़दीक आने लगे और राजा को हटाकर इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। कालांतर में दिल्ली सल्तनत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे खिलजी और अत्यंत जो है सल्तनत के स्वामी बन बैठे, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में उन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो प्रमुख शासक देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत के, इसमें खिलजी वंश के। पहला आएगा आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने 1290 से 96 तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं, जो हमारा पिछला वंश था गुलाम वंश, उसके लास्ट शासक को मारकर, कैकुद्दीन को, क्यूमर्स को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सत्ता हथिया ली थी और 1290 में जो है गद्दी पे बैठकर अपना राज्याभिषेक करवा लिया। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका कि भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश आए, इन 5 वंशों में सबसे वृद्ध सुल्तान था जो कि इस उम्र में गद्दी पर बैठा। ओके। 13 जून 1290 में कैकुबाद के द्वारा किलोखरी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। कि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? किलोखरी महल में करवाया था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, क्योंकि सारे दिल्ली सल्तनत में सारे शासक मुसलमान थे, जो कि हिंदू जनता जो यहाँ की थी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। लेकिन जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस उम्र में गद्दी पर बैठा तो इसका स्वभाव थोड़ा सा हिंदुओं के प्रति नरम था, इसका दृष्टिकोण उदार था, ये हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करता था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी थी कि जिस शासक को इसने मारा था, जिसकी सेवा में ये पहले था कैकुबाद को मारकर ये गद्दी पर बैठा, तो जिस कैकुबाद की सेवा में ये था उसने इसे शाइस्ता खान की उपाधि दे रखी थी अपने टाइम में। बलबन के शासनकाल में सैनिक के रूप में नियुक्त हुआ था। जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये बलबन के टाइम से चला आ रहा है। पहले तो ये सैनिक था, बाद में जो है कैकुबाद किसमें ये राजा के काफ़ी नज़दीक हो गया और इससे शाइस्ता खान की उपाधि दी गई। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका नाम पूरा नाम अलाउद्दीन ने देवगिरी की यादव राजा को हराकर अपार धन अर्जित किया।
कि जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसके भाई का बेटा था अलाउद्दीन। उसने देवगिरी के राजा यादव राजा को हराकर काफ़ी धन जुटा लिया था। जलालुद्दीन जो था वो कड़ामनिकपुर में गंगा नदी के तट पर 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन से मिलता है। इसी समय इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन का सिर काट दिया था। मतलब कि कहानी ये है कि यहाँ पर कि जब अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा पर जीत कर ली और काफ़ी धन प्राप्त कर लिया, तो इसने सोचा कि अब मेरे पास काफ़ी धन आ गया तो गद्दी का असली हकदार मैं ही हूँ। ये शुरू से ही जो है राजा बनना चाहता था, लेकिन इसका चाचा गद्दी पर बैठ गया तो इसको जलन हो रही थी। तो अब इसे मौका मिल गया, तो इसने अपने चाचा को बहला फुसला कर कहा कि चाचा जी, मैंने देवगिरी के यादव राजा को जो है हरा दिया है और मेरे पास काफ़ी धन संपत्ति है, तो मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ। आप इस धन संपत्ति को देख लीजिए, इसमें से कितना हिस्सा आपको रखना है। ऐसे इसने इस बहाने से जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ामनिकपुर में जो है गंगा नदी के तट पर बुला लिया कि आप यहाँ पर आ जाओ, हम आपस में मिलते हैं। तो ये इसकी चाल थी अलाउद्दीन खिलजी की अपने चाचा को यहाँ पर बुलाने की। तो इसके चाचा को जब इसने यहाँ पर बुलाया तो इसने 1296 में अपने एक सैनिक जो है इख्तियारुद्दीन हुद से जो है इसका सिर कटवा देता है। इसको वहाँ पर गंगा नदी पर मरवा देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, क्योंकि ये खुद गद्दी पर बैठना था, इसलिए 1296 में इसने अपने चाचा की हत्या करवा दी। अब आगे शासक कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से देखिए अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया 1296 से 1316 तक। इसने काफ़ी टाइम तक शासन किया था, 20 साल इसने शासन किया। कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 में हुआ था। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पहला शासक बना उसका भाई था। शिहाबुद्दीन खिलजी था जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु मतलब जल्दी मृत्यु होने के बाद उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे, मतलब कि उनका पालन पोषण किया, इनको पढ़ाया लिखाया। बाल्यावस्था में नियमित शिक्षा के अभाव में कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की बचपन में, इसलिए जो ये निरक्षर था अलाउद्दीन खिलजी, ये पढ़ नहीं पाया, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। फिर भी यह अत्यंत प्रतिभावान मतलब कि काफ़ी इंटेलिजेंट था, बिना पढ़े भी इसमें काफ़ी गुण थे। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। कि मुसलमानों में ऐसे शादी हो जाती है कि इसके चाचा की लड़की से इसकी शादी हो गई थी, किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से जो है अलाउद्दीन की शादी हो गई, जो कि इसके सगे चाचा की लड़की थी। 1290 में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजुक पद प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर ए तुजक का पद प्रदान किया। 1292 में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जीता। कि 1292 में जो है जलालुद्दीन की परमिशन लेकर अलाउद्दीन ने भिलसा नामक एक राज्य है उस पर आक्रमण किया और काफ़ी जो है धन संपत्ति लूटी। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। कि जो देवगिरी पर इसने 1294 में आक्रमण किया, वहाँ से भी इसने काफ़ी धन बटोरा, लेकिन अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसने उस धन के बारे में नहीं बताया। इसने कहा कि मुझे थोड़ी सी धनराशि प्राप्त हुई है, इसने पूरी नहीं बताई, जबकि इसको यहाँ देवगिरी से काफ़ी धन मिला था 1294 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि देवगिरी की वजह से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा जो है प्रबल हो उठी, मतलब कि तेज हो उठी। कि ये शासक तो पहले बनना ही चाहता था, लेकिन जब इसको देवगिरी के राजा से धन संपत्ति मिली तो इसके मन में और लालच आ गया कि अब मेरे पास धन भी है और मेरे में योग्यता तो है, अब तो मैं ही राजा बनूँ। इसकी लालसा जो है वो ज़्यादा हो गई। इसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी अपने चाचा की, और स्वयं जो है सत्ता हस्तगत कर ली, मतलब कि स्वयं अपनी सत्ता जो है अपने कंट्रोल में कर ली, खुद राजा बन गया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन स्वयं को मानकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि अलाउद्दीन ने खुद को सुल्तान तो कहाँ पर घोषित किया? तो कहाँ पर किया था? कड़ामनिकपुर, मनिकपुर भी आ जाता है, कड़ा मानकपुर भी आ जाता है, लेकिन अपना राज्याभिषेक ये कहाँ पर करवाता है? तो बलबन के लाल महल में।
कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कि बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन की प्रारंभिक की इच्छा थी एक नया धर्म चलाने की तथा विश्व विजेता बनने की, किंतु काजी अलाउल मुल्क के परामर्श से उसने इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया। जो ये काजी अलाउल मुल्क है, इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा सलाहकार था, इसकी अलाउद्दीन खिलजी बातें मानता था, इसको राय देता था ये। तो अलाउद्दीन ने जब कहा कि मैं नया धर्म चलाना चाहता हूँ, मैं विश्व विजय जीतना चाहता हूँ, तो इसने इसको राय दी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना संभव नहीं है, आसान नहीं है, आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपने जो प्रशासन, जो ये दिल्ली सल्तनत आपको मिली है, गद्दी आपको मिली है, आप इस गद्दी की अच्छी तरह से देख रेख कीजिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश कीजिए। तो इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने काजी अलाउल मुल्क की बातें मान ली और जो अपनी दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठ गया और राज्य का विस्तार करने की तरफ इसने ध्यान देना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन का महान सेनापति था मलिक काफूर। सेनापति मलिक काफूर जो है गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया। इसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मलिक काफूर सेनापति था, ये काफ़ी ही ज़्यादा शक्तिशाली भी था और योग्य था, इसमें काफ़ी टैलेंट था। और बोला जाता है कि कहीं कहीं पे आता है कि मलिक काफूर जो है हिंजटा था। इसको किस विजय के दौरान खरीदा गया, ये इम्पोर्टेंट है कि गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए मलिक काफूर का एक अन्य नाम भी है, वो है 1000 दिनारी। पूछ लिया जाता है वैसे कि दिल्ली सल्तनत में 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को किस विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था? तो कब खरीदा था? गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान के द्वारा। अगला है कि खिलजी का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण। अब जो है हमने गुलाम वंश पढ़ा पूरा, लेकिन उसमें हमने कहीं पर भी दक्षिण भारत का नाम नहीं पढ़ा। तो इससे पहले दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने जो है आक्रमण नहीं किया, ना ही दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने कि दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, इसीलिए तो इसका साम्राज्य ज़्यादा बड़ा हुआ था। जो इससे पहले जो दिल्ली के शासक थे वो उत्तर भारत में ही अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की तरफ अपने विजयों का विस्तार किया और दक्षिण भारत के राज्यों को जीता भी इसने। खिलजी का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण हुआ बंगाल के उड़ीसा मार्ग से तेलंगाना पर इसने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण दक्षिण भारत में कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में। कब हुआ? 1303 ईस्वी में। वारंगल में काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। तो तेलंगाना की राजधानी है वारंगल। वारंगल में जो है कौन था? काकतीय वंश था राजा का और उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। तो प्रताप रुद्र देव जो था वो काफ़ी शक्तिशाली था, इसलिए इसने जूना तथा झज्जू में इसको अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है प्रताप रुद्र देव से हार गई। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में पहला अभियान कहाँ पर था? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी का क्या नाम है? वारंगल। वारंगल में उसमें कौन शासक था इसमें दक्षिण भारत में? तो प्रताप रुद्र देव था, जो कि काफ़ी शक्तिशाली था और इसने जो है अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी को पहले आक्रमण में ही हार मिल चुकी थी। काकतीय वंश का था प्रताप रुद्र देव। 1310 ईस्वी में तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। देखिए, पहले 1303 में आक्रमण किया तेलंगाना पर, जब तो अलाउद्दीन खिलजी हार गया, लेकिन ये कहाँ हार मानने वाला था। इसने सोचा मैं फिर से आक्रमण करूँगा, इस पर अपनी सेना इकट्ठी करके ज़्यादा शक्तिशाली बनाकर सेना को, इसलिए इसने तेलंगाना पर 1310 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया और वहाँ का जो शासक था अभी भी प्रताप रुद्र देव था। तो अब जो है प्रताप रुद्र देव हार गया और अलाउद्दीन की सेना जीत गई। तो अलाउद्दीन ने जो ये दोबारा अभियान भेजा था 1310 में तेलंगाना पर, इसको जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में, कि मलिक काफूर को ये टेंडर दिया था कि तेलंगाना विजय अभियान जो है तुम करो। तो मलिक काफूर काफ़ी, मैं आपको पहले भी बता रही थी कि काफ़ी तेज़ दिमाग था, चालाक था और एक अच्छा लड़ाकू भी था, सैनिक अच्छा था।
तो इसने मलिक काफूर ने चतुराई से काम लेते हुए प्रतापरुद्रदेव को हरा दिया। जब प्रतापरुद्रदेव हार गया तो इसने जो है इसके पास विश्व का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, जिसको किसने मलिक काफूर को दे दिया कि मुझे बख्श दो, मैं हार गया हूँ, अब मुझे सज़ा देने की बजाय आप ये कोहिनूर हीरा ले जाओ और अलाउद्दीन खिलजी को दे देना। आगे तो जो है मलिक काफूर बाद में अलाउद्दीन खिलजी को ये कोहिनूर हीरा भेंट दे देता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, किस राजा ने उसे दिया था। तो याद रखना 1310 में वारंगल या तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय ने इसे ये हीरा गिफ्ट किया था। अगला आपका है कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। मैंने अभी बताया था ऊपर आपको कि इससे पहले दक्षिण भारत की तरफ दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने मुंह नहीं किया था, कोई भी जीत प्राप्त नहीं की, दक्षिण भारत में एंट्री ही नहीं की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। और अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का मोस्टली नेतृत्व या संभालने वाला कौन था? इसका मलिक काफूर था, जिसको किसने खरीदा था 1000 दिनार में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी को कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में दोगुने आकार की एक मीनार बनवाने का काम जो है शुरू करवाया, परंतु वह उसे पूरा नहीं कर सका। जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसी मीनार के पास 1311 में जो है अलाउद्दीन ने एक इससे बड़ी इमारत बनवाने का काम शुरू करवा दिया, लेकिन जो है इसकी मृत्यु हो गई और इसका काम पूरा नहीं हुआ। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्ग प्रदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को ही जाता है। अभी उलेमा वर्ग कौन है? तो उलेमा वर्ग जो है इस्लाम धर्म में अमीर लोग जो थे, उलेमा जिसको कि इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु होते थे, इस्लाम धर्म में जो जैसे कि हमारे पुजारी वगैरह होते, तो ऐसे ही उलेमा वर्ग थे जिनको कि इस्लाम धर्म का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, सारी बातें उनको पता थी, अच्छे न्याय संगत होते थे। तो इनके प्रभाव से जो मतलब कि इससे पहले क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले, कि जो भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राजा बैठता था वो सभी उलेमा वर्ग से परमिशन लेते थे, इनसे अनुमति लेकर इनके प्रभाव में ही काम करते थे। अगर कोई भी काम उलेमा वर्ग ने बोल दिया कि ये नहीं करना है तो कोई भी शासक उस काम को नहीं करता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो इसने इस उलेमा वर्ग का प्रभाव मानने से इनकार कर दिया। इसने जो है इन उलेमा वर्ग की कोई भी बात नहीं मानी, इसने स्वतंत्र होकर शासन किया, अपनी मर्जी से किया, जो भी फैसला लिया अपनी मर्जी से लिया, किसी भी फैसले में जो है उलेमा वर्ग की इसने राय नहीं ली। तो ये प्रथम ही सुल्तान था जिसने कि उलेमा वर्ग के अस्तित्व को नकार दिया, उनकी कोई भी बात इसने नहीं मानी। अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए भी फेमस है, क्योंकि इससे पहले गुलाम वंश में मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी के इसमें मंगोलों की एंट्री हो गई थी, मंगोल आक्रमण हुआ दिल्ली पर। मंगोलों के निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लो व रक्त की नीति अपनाई, मतलब कि खून के बदले खून, सख्त व्यवहार किया उनके साथ, उनको मारकाट की, जिससे कि मंगोल डर कर भाग गए थे अलाउद्दीन खिलजी के इसमें एक बार तो। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया है, इसके स्थापत्य के क्या क्या काम है। तो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, हौज खास बनवाया, सीरी फोर्ट बनवाया, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसने 1304 में दिल्ली में सीरी को राजधानी बनाया तथा किलेबंदी करवाई, कि इसने जो है मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, इनसे बचने के लिए इसने 1304 में दिल्ली में सीरी नामक एक जगह है जिसको किसने राजधानी बनाया और सीरी की किलेबंदी करवाई, मतलब कि सीरी शहर के आसपास चारों साइड जो है ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी सुरक्षा के लिए, ताकि मंगोल जो है आक्रमण ना कर सके दिल्ली पर। तो इसके इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी फोर्ट किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी अलाउद्दीन का मंत्री परिषद दे रखा है कि कैसा इसका मंत्री परिषद था। इसके समय में दीवानी वजारत था, जो कि वजीर मुख्यमंत्री था।
दीवान इंशा होता था जो कि शाही आदेश का पालन करता था। दीवान आरिज जो कि सेना का मंत्री था। दीवान रसालत जो है विदेश विभाग को संभालता था कि किससे संधि करनी है, कैसा दूसरे देशों के साथ हमें व्यवहार रखना है। अलाउद्दीन ने एक बाजार नियंत्रण अधिकारी भी रखा। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की थी, जिसमें कि सहनाई मंडी था जो कि बाजार का अधीक्षक था, पूरे बाजार को कंट्रोल करता था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रक था। सराय अदल ये न्याय अधिकारी होता था। और बरीद ए मंडी ये बाजार निरीक्षक था। मुनहेयान ये गुप्तचर होते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे एक रानी पद्मिनी की कथा दे रखी, जिस पर कि पद्मावती मूवी भी बनी हुई है, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावती में जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। और पद्मावती कहाँ की रानी थी? चित्तौड़गढ़ की रानी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी। तो पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। तो इसकी मतलब कि रानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के बारे में हमें सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है कि लिखा हुआ हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? एक पुस्तक का नाम है पद्मावत, और ये किसने लिखी थी? ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत पुस्तक है। पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह गुहिलोत की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। राणा रतन सिंह जो थे वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे और वहाँ इनकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण जो था क्या था? पद्मिनी को प्राप्त करना, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर थी। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये पद्मिनी से शादी करना चाहता था और अपनी रानी बनाना चाहता था, इसलिए इसने चित्तौड़गढ़ पर जो है आक्रमण किया। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले का घेरा डाला, मतलब कि इसने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया, तो उसने शर्त रखी कि यदि वह पद्मिनी की एक झलक देख लेगा तो वह वापस चला जाएगा। कि इसने सुन रखा था कि चित्तौड़गढ़ की रानी जो पद्मावती वो काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसने इससे पहले पद्मावती को कभी देखा नहीं था। तो जब इसने घेरा डाला तो इसने शर्त रखी थी कि मुझे एक बार पद्मावती को देखना है, अगर आप उसे मुझे दिखा दोगे तो मैं वापस अपना इस सेना को लेकर अपने राज्य वापस चला जाऊँगा दिल्ली। राणा रतन सिंह ने यह शर्त जो है स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन को किले में लाया गया और एक दर्पण के द्वारा जो एक शीशे में है जो रानी पद्मिनी की उसको झलक दिखलाई गई। कि रानी पद्मावती को सामने नहीं दिखाया गया बिल्कुल, बल्कि शीशे में उनकी सूरत इसको दिखाई गई। तो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित फिल्म जो पद्मावती 1 दिसंबर 2017 को ये फिल्म आई थी, इसमें इसी का दिया हुआ है वर्णन पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का। अब ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में अभियान दे रखे हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी बड़ा किया था, विस्तार किया था साम्राज्य का। देखिए कि सबसे पहला इसका उत्तर भारत में अभियान कहाँ पर था? गुजरात में 1299 में आक्रमण किया। यहाँ का शासक कौन था? रायकर्ण वघेला। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? उलुग खान और नुसरत खान ने। तो गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर को इसने विजित किया अलाउद्दीन खिलजी के इन सैनिकों ने, और जो है ये रायकर्ण वघेला जो था ये डरकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से भाग गया। दूसरा अभियान इसका था रणथंभौर। रणथंभौर का राजा कौन था? राणा हमीर देव, जो कि चौहान वंश के शासक थे। 1301 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहाँ पर भी जो है उलुग खान और नुसरत खान जो कि इसके काफ़ी योग्य सेनापति थे, इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। पहले तो राणा ने हमला विफल कर दिया और नुसरत खान जो इसमें मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं आया और राजपूतों ने जोहर किया और हमीर जो है युद्ध में मारा गया। अब ये भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति नुसरत खां किस अभियान में मारा गया था? तो ये रणथंभौर अभियान में मारा गया। किस राजा का वहाँ पर शासन था रणथंभौर में? तो हमीर देव का शासन था। और रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चित्तौड़ वाला है 1303 में, जो रानी पद्मावती वाला है, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था। इसने अपने सेनापतियों को नहीं भेजा, बल्कि ये खुद गया था इस अभियान के लिए। चित्तौड़ पर इसका अधिकार कर इसने जो है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था कि जब इसको रानी पद्मावती की झलक दिखलाएगी तो इसको
रानी पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा जो है और जागृत हो गई, तो इसने चित्तौड़ को तहस नहस कर दिया और वहाँ के राजा राणा रतन सिंह को इसने मार दिया था। और इसका नाम जो इसने चित्तौड़गढ़ का नाम जो है अपने बेटे खिजर के नाम पर खिजराबाद रख दिया और अपने बेटे को इस चित्तौड़गढ़ को सौंप दिया कि इसको अब तुम संभालो। अगला है मालवा। मालवा पर इसने 1305 में आक्रमण किया। यहाँ पर इसने अपने एक सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा और जो है यहाँ का शासक महलक देव था और 1305 में मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। नेक्स्ट इसकी सिवाना की जीत है और उससे अगली जालोर की। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट तो एक तो चित्तौड़ रतनगढ़ वाली है, एक रणथंभौर अभियान। रणथंभौर वाली क्यों है? क्योंकि इसमें नुसरत खां इसका योग्य सेनापति था जो कि मारा गया था। तो इसमें इसका ये पूछा जाता है कालक्रम कि उत्तर भारत के अभियानों का कालक्रम बताओ। तो सबसे पहले गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में इसने शासन किया, चित्तौड़ पर 1303 है, फिर मालवा 1305, सिवाना 1308 और जालोर जो है इसने 1311 में इसको जीता था। अब आता है इसके दक्षिण भारत के अभियान जो कि इसने किए थे। दक्षिण में इसने सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया। यहाँ जो है प्रतापरुद्र देव शासक था, तो यहाँ पर उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई। फिर इसने 1307 में दोबारा जो है यहाँ पर देवगिरी पर आक्रमण किया। इसमें भी रामचंद्र देव यहाँ का शासक था और मलिक काफूर को इसने अपने सेनापति बनाकर भेजा। अब नेक्स्ट इसका वारंगल का अभियान है जो कि तेलंगाना में था। यहाँ का शासक था प्रतापरुद्र देव। इस वारंगल अभियान से ही 1309-10 में इसको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरा इसको किसने दिया था? प्रतापरुद्र देव ने। और प्रतापरुद्र देव ने अपनी एक सेना की मूर्ति, सोने की जो है मूर्ति बनाकर उसके गले में जंजीर डलवाकर वो मूर्ति भी अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवाई थी। तो ये मूर्ति किसका प्रतीक थी? गले में जंजीर, मतलब कि रामचंद्र, ये प्रतापरुद्र देव है, ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन है। सॉरी। नेक्स्ट आपकी फोर्थ विजय है द्वार समुद्र, जहाँ पर होयसल वंश का राजा वीर बलाल तृतीय शासन कर रहा था। यहाँ पर भी इसने 1310 में मलिक काफूर को भेजा इस अभियान के लिए भी, और इसने जो है जीत लिया और अलाउद्दीन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्वागत भी हुआ था द्वार समुद्र में। नेक्स्ट आपका है पांडे। पांडे में कौन शासक था? वीर पांडे यहाँ का राजा था। 1311 में ये मलिक काफूर को इसने भेजा था अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट आपका है देवगिरी, छठा आक्रमण, जिसमें कि देवगिरी में शंकर देव शासन कर रहा था। यहाँ पर भी इसने मलिक काफूर को भेजा 1313 ईस्वी में और इसने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो यहाँ पर भी आपको क्रम याद रखना है कि दक्षिण भारत में इसके पहले 2 आक्रमण तो होते हैं देवगिरी पर 1296 में और 1307 में। फिर इसका इम्पोर्टेंट जो है आक्रमण वारंगल में होता है, तेलंगाना में 1309 या 10 में, जहाँ से उसे कोहिनूर हीरा मिलता है। अगला इसका द्वार समुद्र में होता है आक्रमण, फिर इसका पांड्य, फिर देवगिरी। और यहाँ पर लगभग मोस्टली सारे अभियानों में कौन गया था इसकी तरफ से नेतृत्व करने? इसका सेनापति मलिक काफूर ही गया था सारे अभियानों में। उसी ने, मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत की विजय दिलवाई थी। याद रखना बच्चे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसकी विजयों से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य दे रखा है इन्होंने, ये सीमाएं दे रखी, बाउंड्री जो है ना ये लगी हुई है ये, और राजस्व की वसूली जो है ये यहाँ से करता था, लाहौर, रावी नदी, नागौर, यहाँ से खालिसा भूमि की सीमा ये दे रखी इसने, ये वाली, यहाँ से इसको राजस्व मिलता था। इसके कोहिनूर हीरे का इतिहास दिया हुआ है यहाँ पर कि कोहिनूर हीरा, तो इसको जो है हम आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी में काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें कि कैसे कैसे अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या विजय थे। तो आज हमने इसके शासन के बारे में पढ़ा, कैसे इसका राज्याभिषेक हुआ, कैसे इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उत्तर भारत में चित्तौड़ की विजय इसकी इम्पोर्टेंट थी,
चित्तौड़ का नाम बदल कर इसने खिजराबाद रख दिया अपने बेटे के नाम पर। और इसका मुख्य सेनापतियों में उलुग खान था, नुसरत खान था, एक मलिक काफूर था। मलिक काफूर के नेतृत्व में तो इसने पूरा अपना दक्षिण भारत का अभियान ही कंप्लीट किया था। तो ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट। कल हम इसके कोहिनूर हीरा जो इसको मिला था इसके बारे में पढ़ेंगे। मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसने मंगोलों ने इसके समय में आक्रमण किया। और इसका जो एक दास था मतलब सेनापति था मलिक काफूर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शायद कल हमारा ये कंप्लीट हो जाए अलाउद्दीन खिलजी वाला। खिलजी वंश कल हम समाप्त कर देंगे। तो खिलजी वंश का शासनकाल ज़्यादा नहीं है, 30 साल का ही शासनकाल था इनका, इसलिए ये छोटा ही। लेकिन इसमें 30 साल के शासनकाल में 20 साल तो अलाउद्दीन खिलजी रहा है, जिसने कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए। इसने अपने साम्राज्य का काफ़ी बड़े लेवल पे क्षेत्र बढ़ा दिया था, काफ़ी बड़े लेवल पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई और काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।